सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मेंडल के नियम और प्रयोग, इन्हें पढ़ने के लिए कुछ शब्दावली मैंने आपको पहले के वीडियो में बताई थी। उन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान करके और हम इन नियमों को समझेंगे। देखिए, मेंडल ने वंशानुगति से संबंधित 3 नियमों का प्रतिपादन किया है। आनुवंशिकता के या वंशानुगति के 3 नियम मेंडल ने प्रतिपादित किए हैं। एक एक नियम को हम पढ़ेंगे और जो उसके लिए प्रयोग है वो साथ साथ मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज ये देखें कि मेंडल ने इन नियमों को समझाने के लिए 2 तरह के प्रयोग किए हैं, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। एक संकर संकरण के अंतर्गत मेंडल ने एक लक्षण लिया और उसकी वंशानुगति का अध्ययन किया, और द्विसंकर संकरण के अंतर्गत एक बार में 2 लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन मेंडल ने किया है। पहले जो 2 नियम है वो एक संकर संकरण पर आधारित है, और जो तीसरा नियम है वो द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 पहला नियम मेंडल का है इकाई लक्षण का नियम या प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, देखिए परिभाषा, इस नियम के अनुसार जब 2 शुद्ध गुणों के बीच संकरण करवाया जाता है तो प्रथम संतति पीढ़ी F1 में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होता है। नियम को दोबारा सुनिए। मेंडल का पहला नियम है, नाम है इकाई लक्षण माने एक लक्षण का नियम या प्रभाविता का नियम, और मेंडल ने परिभाषा में क्या कहा है कि इस नियम के अनुसार जब 2 शुद्ध गुणों के बीच संकरण माने क्रॉस या निषेचन करवाया जाता है तो प्रथम संतति पीढ़ी पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, इसलिए इसे प्रभाविता का या इकाई लक्षण का नियम कहते हैं। जैसे इसे समझने के लिए देखिए, मेंडल ने क्या किया, शुद्ध रूप से लंबा और शुद्ध रूप से बौना 2 प्रकार के मटर के पौधे मेंडल ने चुने। शुद्ध लंबा हमने इसलिए कहा है क्योंकि समयुग्मजी लंबा है ये, अर्थात इसमें दोनों युग्मक जो पौधे की लंबाई को कंट्रोल करने वाले हैं वो दोनों एक समान है। समयुग्मजी लंबा, समयुग्मजी के लिए हम शुद्ध भी लिख सकते हैं, और दूसरा पौधा जो उसने लिया वो भी समयुग्मजी बौना, अर्थात उसमें लंबाई को प्रेरित करने वाले दोनों जीन समान है परंतु वो बौनेपन को प्रदर्शित करते हैं। तो ये 2 पौधे लिए उसने, और उसके बाद इन पौधों के युग्मक प्राप्त किए, नर युग्मक और मादा युग्मक। ये देखिए, ये युग्मक इसके बन रहे हैं। अब उसने इनमें परागण करवा दिया, मतलब इसके युग्मक को उसकी वर्ती का इसके जो नर युग्मक है उसको उसकी वर्ती कागज पर गिरा दिया, और इसके नर युग्मकों को उमंग को या पुंकेसर को इसके पराग कणों को इस वाले पौधे की वर्ती कागज पर गिरा दिया। तो इस तरह से इसने जो क्रॉस करवाया है, निषेचन करवाया है, इसे हम कह रहे हैं पर परागण, दूसरे पर परागण करना। अब ये युग्मक जो बने हैं इनसे पहला बीज या पहला पौधा जो तैयार हो रहा है वो देखिए, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। दूसरी स्थिति, ये कैपिटल टी एक स्मॉल टी। तीसरी स्थिति, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, और चौथी स्थिति एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। मतलब आप कह सकते हैं कि प्रथम संतति पीढ़ी ये F1 है, प्रथम संतति पीढ़ी, परिभाषा मैंने आपको बताई इसकी,
कि जब दो गुणों को मिलाकर और पहली पीढ़ी तैयार की जाती है तो उस पहली पीढ़ी को प्रथम संतति पीढ़ी या F1 कहेंगे। तो ये F1 से हमने लिख दिया है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि दो अलग अलग पौधों के गुणों को उसने मिलाया है। एक पौधा लंबा था, एक बोना था, और उसने जब इनमें क्रॉस आपस में करवाकर निषेचन करवा के और अगली जो पीढ़ी मतलब पहली जो पीढ़ी प्राप्त की उसमें सारे के सारे पौधे लंबे प्राप्त हुए, सभी लंबे प्राप्त हो रहे हैं। परंतु ये जो लंबे प्राप्त हो रहे हैं, लंबापन इनमें प्रभावी लक्षण है, इसलिए पौधा हमें बाहर से देखने पे लंबा दिखाई दे रहा है, परंतु जेनेटिक रूप में उसमें बौनेपन, जो स्मॉल टी बौनेपन को दिखाता है। तो आप देखें सभी पौधे में बौनेपन के जीन छिपे हुए हैं। ये जीन लक्षणों को अंदर छिपाए हुए हैं, दबाए हुए हैं, और लंबापन प्रभावी था, इसलिए वो पहली पीढ़ी में प्रकट हुआ है। यहीं से मेंडल ने नियम दिया है कि जब दो शुद्ध गुण, ये शुद्ध वो भी शुद्ध गुण वाले पादपों के बीच या जनकों के बीच संकरण करवाते हैं तो प्रथम संतति पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होता है। मतलब जिसका प्रभाव ज्यादा हो, जो ज्यादा पावरफुल हो, वो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट होगा। अब उसने जब ये नियम बना दिया, कभी भी इस तरह का आप क्रॉस करवाएं ऐसा ही होगा, क्योंकि लंबापन पौधे का प्रभावी लक्षण है। इसलिए कभी भी आप लंबे और बौने पौधे के गुणों को मिलवाओगे तो पहली पीढ़ी में सारे के सारे पौधे लंबे प्राप्त होंगे। यही तभी तो उसने नियम बना दिया कि भाई जब दो शुद्ध गुण मिलाए जाएंगे, क्रॉस करवाया जाएगा, तो पहली पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होगा। और लक्षण भी ले सकते हैं। उसने तो 34 लक्षणों का चुनाव मटर के पौधे में किया था, और उसमें से 7 लक्षणों पर इस तरह से उसने प्रयोग भी किए हैं। तो उसने जो पहली पीढ़ी में लक्षण प्राप्त किया वे सब मतलब जैसे इसमें लंबापन है, गोल बीज का गोलपन और झुर्रीदार में क्रॉस करवाया, तो 7 लक्षणों के बीच जब उसने क्रॉस करवाया तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट हुए हैं। यहां से मेंडल का प्रथम नियम दिया गया है। अब देखिए दूसरा नियम। दूसरे नियम में उसने क्या किया? दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, द्वितीय नियम मेंडल का। इस नियम के अनुसार जब दो शुद्ध गुणों वाले पादपों या जनकों के बीच संकरण करवाया जाता है तो द्वितीय संतति पीढ़ी, ये अपन पहली पीढ़ी थी, दूसरा नियम उसने दिया है द्वितीय संतति पीढ़ी F2 में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण पृथक पृथक हो जाते हैं। कैसे होते हैं देखिए, ये पौधा जो उसने अपन पीढ़ी में प्राप्त किया है, ये इसके जीन में बना रहा हूं युग्मक। ये दो अलग अलग पौधे हैं और उनके जीन हैं जो F1 पीढ़ी के हैं। F1 में सभी पौधे एक जैसे थे ना, तो उनके युग्मक किए हैं। अब उसने इन पौधों में स्वपरागन करवा दिया। पहले जो करवाया था वो परपरागन था, अब उसने करवाया स्वपरागन, अर्थात उसी पुष्प पर पौधा, उसी पौधे पर पुष्प और उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर परागकणों को वो सावधानी पूर्वक डाल रहा है, तो उसे हम कहेंगे स्वपरागन। अब देखिए पहली स्थिति ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी, अर्थात दोनों बड़े टी यहां पर प्राप्त होंगे। दूसरी स्थिति ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। तीसरी स्थिति एक कैपिटल एक स्मॉल टी, और चौथी स्थिति दोनों ही स्मॉल टी। मतलब F1 पीढ़ी के पौधों में उसने जब स्वपरागण करवाया, उसी पौधे पर लगा हुआ एक फूल, उसके परागकणों को दूसरे पुष्प पर और उसके परागकणों को दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर डाला, तो उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि पौधे सभी जो लंबे प्राप्त हो रहे थे उनसे दूसरी पीढ़ी प्राप्त करने पर ये क्या हुआ कि 25% पौधे जेनेटिक रूप में शुद्ध रूप से लंबे हुए, 50% पौधे अशुद्ध रूप से लंबे और 25% पौधे शुद्ध रूप से बौने प्राप्त हुए।
तो F1 पीढ़ी में तो सभी पौधे एक जैसे थे, लंबे थे, परंतु जब उन्हें आगे उगाया गया, दूसरी पीढ़ी प्राप्त की गई, तो ये प्रभावी लक्षण लंबापन और ये बोनापन अप्रभावी लक्षण दोनों पृथक पृथक हो गए। इसलिए इस नियम का नाम रखा गया है पृथक्करण का नियम। परिभाषा होगी कि जब दो शुद्ध गुणों के बीच संकरण करवाया जाता है तो द्वितीय संतति पीढ़ी F2, द्वितीय संतति पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण वापस अलग अलग हो जाते हैं। पहली में तो ये एक साथ रहे और दूसरी में वापस से अलग अलग हो जाते हैं। और इनका अनुपात आप देखें तो क्या प्राप्त हो रहा है कि ये जो बाहर से, अगर हम लक्षण प्रारूप अनुपात की बात करें तो 1, 2, 3 तीन पौधे लंबे प्राप्त होंगे और एक पौधा बोना प्राप्त होगा, अर्थात लक्षण प्रारूप अनुपात इनका 3:1 प्राप्त होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 75% पौधे इन बीजों से उगने वाले लंबे हो रहे हैं और 25% पौधे बोने प्राप्त हो रहे हैं, जबकि पहली पीढ़ी में सभी एक जैसे थे। और अगर जेनेटिक रूप की बात करें तो ये 25% शुद्ध रूप से लंबे हैं, 50% अशुद्ध लंबे हैं और 25% शुद्ध रूप से बोने हैं, अर्थात इनका जीन प्रारूप, ये परिभाषा है मैंने आपको पहले बताई है। जीन प्रारूप का मतलब है जीनीय संरचना के आधार पर ज्ञात अनुपात। तो जीन के ये जीन है ना, तो देखो दोनों कैपिटल टी इसके अलावा कहीं भी नहीं है, अर्थात ये एक पौधा मतलब 25%, 4 में से एक 25%, ये 1 और 2 दोनों एक जैसे मतलब 50%, और ये भी एक जिसमें दोनों स्मॉल टी है तो 25%। तो जो अनुपात प्राप्त हो रहा है 1:2:1 ये प्राप्त होगा। मतलब 25% पौधे शुद्ध लंबे, 50% अशुद्ध लंबे और 25% शुद्ध रूप से बोने यहाँ पर प्राप्त हुए। तो ये था मेंडल का द्वितीय नियम कि जब F1 पीढ़ी के पादपों को उगाते हैं तो दूसरी पीढ़ी में F2 में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण अलग अलग हो जाते हैं। पहली में तो ये साथ रहे थे और दूसरी में अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए इस नियम को पृथक्करण का नियम या मेंडल का द्वितीय नियम हम कहते हैं। अब देखो तीसरा नियम जो द्विसंकर संकरण प्रयोग के आधार पर है। तीसरा जो नियम है मेंडल का वो द्विसंकर संकरण प्रयोगों पर आधारित है। इसमें मेंडल ने क्या किया कि एक साथ दो लक्षण लिए, जैसे गोल और पीले बीज लिए, शुद्ध रूप से गोल, शुद्ध गोल को हमने लिखा कैपिटल वाई से, गोल को हमने लिखा कैपिटल आर से और पीले को हमने लिख दिया कैपिटल वाई से। दोनों जीन गोलपन के कैपिटल हैं, एक जैसे हैं, मतलब शुद्ध गोल है, और दोनों रंग, बीज का रंग जो मटर का है पीला, वो भी एक जैसे हैं। दूसरा पौधा हमने ले लिया शुद्ध रूप से झुर्रीदार, मतलब जिसपे सलवटें पाई जा रही हैं, और शुद्ध रूप से हरे बीज, रंग भी चेंज है इनका, हरा है। ठीक है, शुद्ध झुर्रीदार को हमने लिख दिया स्मॉल आर से, दोनों आर जो एक जैसे हैं मतलब शुद्ध रूप से झुर्रीदार है, और स्मॉल वाई हमने लिख दिया हरे को। पहले उसने एक ही लक्षण लिया था, अब वो दो लक्षण एक साथ ले रहा है, गोल भी ले लिया बीज का रंग और पीले रंग भी लिए, शुद्ध रूप से झुर्रीदार बीज और रंग उसका हरा है, ये ले लिए उसने। अब इसके युग्मक देखिए, एक कैपिटल आर और ये कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये इसके युग्मक बन रहे हैं, और ये इसके युग्मक स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये बने हैं इनके युग्मक, मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक। अब इनमें भी हो रहा है क्रॉस संकरण। ये देखिए पहली स्थिति, एक कैपिटल आर, इधर से आया स्मॉल आर, इधर से आया कैपिटल वाई और इस तरफ से आया स्मॉल वाई, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति देखिए,
सेम होगा यहाँ भी, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें भी देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और ये लास्ट स्थिति, इसमें भी यही होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मतलब आप देख सकते हैं कि जो ये F1 पीढ़ी यहाँ भी वो प्राप्त कर रहा है, इसमें भी अगर हम देखें तो वही हो रहा है कि प्रभावी लक्षण ही पहली पीढ़ी में प्राप्त हो रहा है। बीच का गोलपन प्रभावी लक्षण है और झुर्रीदारपन अप्रभावी है, इसलिए पहली पीढ़ी में झुर्रीदार के जीन तो पाए जा रहे हैं, बाकी लक्षण छिपा हुआ है। सारे बीज कैसे रंग के होंगे? पीले होंगे और गोल होंगे। पहली पीढ़ी का रेखा चित्र आपके सामने है। अब द्वितीय पीढ़ी इससे उगाएंगे हम, इन बीजों को उगाएंगे जो आपके सामने है। इन बीजों को जब उगाएंगे तो यहाँ पर नई संततियां हमें प्राप्त होगी। कैसे होगी? एक विधि है इसके लिए, शतरंज पट विधि, चेकर बोर्ड मेथड, उससे हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए शतरंज पट विधि यहाँ पर होगी। ये F1 पीढ़ी से प्राप्त आर आर वाई वाई, ये F1 पीढ़ी। अब हम चेकर बोर्ड मेथड के अंतर्गत मतलब शतरंज का जो पट है वैसा पट बनाते हैं इस तरह से। इस तरह से 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 मतलब 16 कॉलम हम इसमें बना रहे हैं। और ये इसके जीन हम बनाएंगे। जो जीन इसमें संभावित जीन यहाँ पे बन सकते हैं वो अब हम बना रहे हैं। देखिए पहला कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। ये चार प्रकार के जीन यहाँ पर बन सकते हैं। इन्हीं चारों को इस पे भी लिख देंगे हम। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल। ये बना लिया आपने। इसके बाद आसानी से इसे कर सकते हैं आप। इन कॉलमों को भरना है। कैसे भरना है कि इधर से और इधर से ये मिलाना है। जैसे इसको भरेंगे तो ऊपर के ये दोनों और इधर का ये, ऐसे। तो इस तरह से देखो, ये कैपिटल आर, इधर से भी कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई, ये भी कैपिटल वाई, चारों एक जैसे इसमें कैपिटल कैपिटल। इसमें चलो कैपिटल आर दोनों तरफ से, और इस तरफ से कैपिटल वाई और ऊपर से ये स्मॉल वाई। इसमें आ जाओ कैपिटल आर, कैपिटल को पहले लिखेंगे चाहे वो इस तरफ से आ रहा हो या ऊपर से आ रहा हो, और स्मॉल को बाद में लिखेंगे। तो ये कैपिटल आर, इधर से आया स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई और इधर से भी कैपिटल वाई। आगे चलो, ये स्मॉल आर है, इधर से कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ऐसे बनना है, सब बन लेंगे आप। ये आर दोनों कैपिटल, ये वाई कैपिटल और ये स्मॉल। इधर से कैपिटल इधर से भी कैपिटल, दोनों तरफ से कैपिटल आर और दोनों तरफ से स्मॉल वाई। इसमें देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसमें देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई दोनों ओर से। ये भर लिया हमने 8, इनको भी भरते हैं। ये कैपिटल आर है, इधर से स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई और इधर से भी कैपिटल वाई। इस पे आओ, कैपिटल आर इधर से स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई। इसको भरते हैं दोनों तरफ से स्मॉल आर। पहला आया है जिसमें दोनों ओर से स्मॉल आर आए, ये स्मॉल आर ये भी स्मॉल आर और दोनों कैपिटल वाई। फिर देखो ये दोनों स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई।
इस पे आ जाओ, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसको भरो, कैपिटल आर ऊपर से दोनों तरफ से कैपिटल आर और इधर से स्मॉल आर और दोनों तरफ से फिर स्मॉल वाई। इसे देखो, कैपिटल आर नहीं है, दोनों में स्मॉल आर है, तो दोनों स्मॉल, ये वाई कैपिटल है और ये एक वाई स्मॉल है, और ये दोनों स्मॉल आर और दोनों स्मॉल वाई। ये 16 संभावित संततियां उन बीजों को उगाने पर जो हमने प्राप्त किए वो आपके सामने। अब आपने पहली पीढ़ी में देखा है कि गोलपन प्रभावी लक्षण है और पीलापन भी प्रभावी लक्षण है। अब इन कॉलमों में हम लिखते हैं कि कौन सा पौधा कैसे बीजों वाला होगा। जहां एक भी कैपिटल आर आपको दिखाई दे दे वहां आप इसमें लिख दोगे गोल, और अगर कैपिटल वाई भी दिखाई दे रहा है तो कोमा लगा के लिख दोगे पीला। कैपिटल मतलब गोल, पीला, गोल, पीला, ये भी गोल और पीला, गोल, पीला, गोल। अब ये पीला नहीं है क्योंकि इसमें दोनों स्मॉल वाई है। अगर एक भी कैपिटल वाई होता तो पीला रंग होता, क्योंकि पीलापन प्रभावी है। तो पीला नहीं है, ये गोल और हरा होगा। ये गोल, फिर कैपिटल वाई है इसलिए पीला, गोल और दोनों स्मॉल है इसलिए हरा। इस पे आओ, कैपिटल आर मतलब गोल, कैपिटल वाई पीला, गोल, फिर पीला। अब ये गोल नहीं है, दोनों स्मॉल आर है, अर्थात ये होगा झुर्रीदार, झुर्रीदार, और ये पीला, वाई कैपिटल है ना इसलिए पीला। ये भी होगा झुर्रीदार और पीला। ये देखो गोल पीला, फिर ये गोल और दोनों स्मॉल है इसलिए हरा, ये दोनों स्मॉल आ रहे इसलिए झुर्रीदार होगा और पीला होगा क्योंकि एक कैपिटल वाई है इसमें, और ये होगा झुर्रीदार और हरा। ये हमने 16 जो संभावित संततियां हैं वो आपके सामने लिखे हैं। अब इसमें हम गिनेंगे गोल पीला कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये हम बाहरी अनुपात, लक्षण प्रारूप अनुपात लिख रहे हैं, तो 9, जैसे हमने उसमें लिखा था ना 3:1, यहां का अनुपात लिख रहे हैं हम 9 अनुपात। दूसरा है गोल हरा 1, गोल हरा 2 और गोल हरा 3, तो 9:3 अनुपात। इसके बाद गोल हरा हुआ, आ जाओ आगे, झुर्रीदार पीला 1, झुर्रीदार पीला 2 और झुर्रीदार पीला 3, और अनुपात 1, झुर्रीदार भी और हरा भी 1। ये संभावित 16 संततियों का अनुपात होगा भाई। इस ग्राफ से जो हमने प्राप्त किया है, जो चेकर बोर्ड बनाया है, उससे प्राप्त लक्षण प्रारूप अनुपात है 9:3:3:3। बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग में प्राप्त लक्षण प्रारूप अनुपात बताइए, तो 9:3:3:1। मतलब अगर 16 पौधे हम उससे उगाते हैं, उन बीजों से 53 पीढ़ी में प्राप्त हुए हैं, तो उन 16 पौधों में 9 पौधे ऐसे होंगे जिनके बीज गोल और पीले होंगे, 3 पौधे ऐसे होंगे जिनके बीज गोल और हरे होंगे। ये नई संतति है, हमने तो बीज जो लिया था वो तो गोल था और पीले रंग का था, यहाँ हम प्राप्त कर रहे हैं गोल को हरे रंग के साथ, तो नई संतति। इसके बाद 3 बीज ऐसे होंगे जो झुर्रीदार है परंतु उनका रंग पीला है, ये भी नई संतति है, जबकि झुर्रीदार जो बीज हमने लिए थे वे हरे रंग के थे, ठीक है। और एक पौधा ऐसा है जो हमने संतति ली थी, झुर्रीदार भी है और हरे रंग का भी है, तो 9 और 3 12 और 3 15 और 1 16।
इन 16 कॉलम संभावित 16 संततियों का लक्षण प्रारूप अनुपात ये होगा। यहां से मेंडल ने अपना तीसरा नियम, जो कि युग्मकों की स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, यहां से उसने प्रतिपादित किया है। परिभाषा इसकी बनती है कि इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक शुद्ध गुणों वाले जनकों के बीच संकरण करवाया जाता है तो लक्षणों की वंशानुगति स्वतंत्र रूप से होती है। एक लक्षण की वंशानुगति का दूसरे लक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसे हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। मतलब लक्षण ये तो हमने दो ही लिए हैं, हम तीसरा भी ले लेते, जैसे लंबापन भी ले लेते ना हम साथ के साथ, कैपिटल टी और ये स्मॉल टी जो हमें F1 में प्राप्त हुआ था, वो भी इसी अकॉर्डिंग पढ़ते, जैसे उन्हें बढ़ना है उसके अनुसार 3:1 जो रेशो प्राप्त हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही बढ़ते। तो मतलब उसने कहा है कि लक्षणों की वंशानुगति स्वतंत्र रूप से होती है, लक्षण कितने भी हों एक दूसरे का उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये मेंडल का तीसरा नियम है। तो